गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, इट्स अगेश हियर वंस अगेन। वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग लेसन 3 को स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री में, मेटल और नॉन मेटल। पिछले वीडियो में हम लोग मेटल का डेफिनेशन, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे। और कल के क्लासेस से मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन मेटल होते क्या हैं, नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और हम लोग आज ये भी देखेंगे, एक ट्रिक मैंने बताया होगा आप लोग को एसिड बेस और एसिड बेस एंड साल्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर का ट्रिक, उस ट्रिक को भी देखने वाले हैं। बिकॉज इस चैप्टर में रिएक्टिविटी ऑर्डर को आपको अगेन पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, तो आप लोग भी इसको करोगे। उसके साथ ही हम लोग कार्बन एक अधातु है, कार्बन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कार्बन के बारे में, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, इन दोनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, डिटेल अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीजों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहली बार सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद वीडियोज को जो है, यदि आप इस वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पहले का वीडियोज मेटल और नॉन मेटल का वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही इसको देखें। बिकॉज इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, सब उस कॉन्सेप्ट के अपोजिट होंगे। तो वहां पे जो अगर आप नहीं किए तो वो चीज आपको पढ़ना जरूरी होता है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या आप लोग जो है चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के 10th इस मेटल और नॉन मेटल सेलेक्ट करके वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। मात्र एक वीडियो हुआ है 30 से 35 मिनट का, उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग नॉन मेटल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो नॉन मेटल टॉपिक मैंने लिखा है। सबसे पहले तो नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या होता है, अधातु कहते हैं किसको। तो धातु को मैंने क्या बोला था कि दुनिया के वह शुद्धतम पदार्थ या तत्व का वह शुद्ध रूप जिसमें धातु गुण पाया जाता है, अर्थात वो चमकदार, तन्य, आघातवर्ध, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, कॉमा देके लिखेंगे, धातु कहलाता है। उसका सेम अपोजिट हो जाएगा ये। तो इसमें क्या बोलोगे, तत्व का वह शुद्धतम रूप, ये भी तो तत्व का शुद्धतम रूप ही है। तत्व का वह शुद्धतम रूप जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात भंगुर होते हैं। अब भंगुर क्या है ये चीज मैं आगे बताऊंगा। अर्थात भंगुर होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, आघातवर्ध नहीं होते हैं, कॉमा देके लिखेंगे, तन्य नहीं होते हैं, तथा इसके गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, कॉमा देके लिखोगे, अधातु कहलाता है। जिसका एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, नियोन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे दे दिया है हमने हीलियम को। तो ये सब एग्जांपल आप लोग याद रखोगे। इसको मैंने ऑलरेडी पहले चैप्टर में जब बेसिक पढ़ाया होगा तो वहां पे भी तत्वों का संकेत, उनकी परमाणु संख्या का मैंने PDF दिया होगा, तो आप वहां से भी कर लोगे। ठीक, तो ये चीज तो कोई नया नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण कहने का मतलब हम उसको ऊपर से देख करके, मतलब उसके आंतरिक गुणों को न जान करके ऊपर के गुणों को जानेंगे। हम इस वीडियो में बाहर के गुणों को जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग उसके आंतरिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जो रिएक्शन करता है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है चमकदार, उसमें भी मैंने बोला था चमकदार, जिसको मेटालिक लस्टर कहा जाता है। धातु में मेटालिक लस्टर पाया जाता है, ये चीज मैंने वहां पे बताया था। परंतु अधातु में मेटालिक लस्टर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये चमकदार नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है इसके पीछे, तो हम लोग वहां पे रीजन क्या पढ़े थे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश की उपस्थिति में आकर के लाइट को उत्पन्न करते हैं, और लाइट को उत्पन्न करने से लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। उसी प्रकार इसमें जो होते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाएंगे तो लाइट का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखोगे कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको क्वेश्चन में कभी कभी मोबाइल भी लिखा जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है। ठीक, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि अधातु कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं। हम लोग वहां पे क्या पढ़े थे कि धातु कठोर होते हैं, बिकॉज इसका डेंसिटी जो होता है ज्यादा होता है, या इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो बताए थे, आयन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, आयन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो जो होते हैं कठोर होते हैं। बट ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है, इसमें कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। कठोर और मुलायम होते हैं, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लोगे, उसके बाद एरो मार्क दे करके लिखोगे। डायमंड का नाम सुना है आपने, डायमंड, तो यहाँ पे लिखोगे कार्बन का एक अपरूप हीरा जो होता है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह क्या है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। आप वर्ड याद करोगे लास्ट में, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ यहाँ पे हो गया। ठीक, यदि कभी कभी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे कठोर तत्व क्या है, तत्व की अगर बात करें, तत्व या इसी को कहा जाता है धातु में भी अगर बात हो, तो यहाँ पे जो होता है दुनिया का सबसे कठोर धातु या कठोर तत्व जो होता है वो क्रोमियम हो जाता है।
क्या होता है? क्रोमियम। तो आप इसको याद रखो। बहुत लोग हीरा बोलते हैं, लेकिन हीरा कब होगा? जब वो पदार्थ पूछेगा तो। बट जहां पे तत्व और धातु की बात करेगा वहां पे क्या हो जाएगा? क्रोमियम। और क्रोमियम दुनिया का सबसे कठोर तत्व है, ये बात आप याद रखोगे। या धातु भी है, ठीक है। धातु है तो तत्व हो गए, ये बात याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कठोर और मुलायम। मुलायम के बारे में आ जाए तो सल्फर जो होता है ना, सल्फर, SULPHER, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। गंधक जो होता है सॉफ्ट होता है। क्या होता है? यह सॉफ्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। एरो मार्क देके लिख दोगे कि कार्बन का एक अपरूप हीरा जो सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके नीचे एक और नोट में लिख लो, दुनिया का सबसे कठोर धातु या कठोर तत्व जो होता है वो क्रोमियम होता है। उसके बाद लिख लोगे कि सल्फर जो होता है एक ऐसा अधातु है जो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक। ये पॉइंट्स कर लोगे। इसके बाद आता है ठोस तथा गैस। ठोस तथा गैस हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे कि धातु जो होते हैं जनरली किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये कठोर रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि धातु जो होते हैं ठोस तथा द्रव, ठोस तथा अधातु, ठोस तथा गैस दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं। जैसे यहाँ पे इसको मिटा देना। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 22 गो अधातु। कितना? 22 गो अधातु। अब 22 अधातु में ठोस अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं 10, गैस अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं कितने? गैस अवस्था में 11। और एक जो बचता है, एक होता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है। क्या है ये? अधातु, एक्सेप्शन है, तो आप इसको याद रखोगे, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप नीचे लिख लोगे द्रव और अधातु ठोस तथा गैस दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नीचे लिख लोगे, ऐसे बना लोगे, 22 गो में ठोस हो जाएगा 10 गो, गैस हो जाएगा 11 गो, एक हो जाएगा आपका ब्रोमीन। नीचे लिखोगे कि ब्रोमीन मात्र एक ऐसा धातु है जो एनटीपी पर, एनटीपी, एसटीपी, आरटीपी मैंने पिछले क्लास में समझाया था, तो आप वहां पे डिस्कस कर लोगे। तो वहां पे ये जो होते हैं लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक पर भी हम लोगों ने डील कर दिया। अब वो आ गया भंगूर। भंगूर कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर यह कोई पदार्थ है और इसको हथौड़े से पीटा जाए, तो अगर ये चौड़ा हो जाए और इसको पीट पीट के चौड़ा कर दिया तो इसको मेलिएबल कहा जाता है, आघातवर्धकता, जो धातुओं का गुण होता था, पढ़े थे कल के क्लास में। उसके बाद इसको पीट पीट करके पतले तार के रूप में बदल दिया जाए तो यह तन्यता हो जाता है, जिसकी वजह से धातु का उपयोग वायर में किया जाता है, तार बनाने में किया जाता है। ये भी धातु का एक गुण है। अब ये भंगुरता नया गुण है। अगर हम इसको पीट करके अघातवर्ध या तन्य बनाना चाहें तो यह अघातवर्ध और तन्य नहीं होगा, चकनाचूर हो जाएगा, टूट टूट के। जैसे कोयला को आप तोड़ते हो, कोयला को तोड़ेंगे तो क्या होता है? छोटे छोटे कण में टूट जाता है। तो वही गुण जो कहलाता है वो भंगुरता कहलाता है, ब्रिटल कहलाता है। तो धातु जो होते हैं अघातवर्ध और तन्य होते हैं, परंतु अधातु अघातवर्ध नहीं होते हैं, अघातवर्ध नहीं होते हैं और न ही अधातु तन्य होते हैं। तो धातु होते क्या है? तो धातु जो होते हैं भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बिकॉज इसमें बीच में जो होता है मेटालिक लस्टर नहीं पाया जाता है। ये भी रीजन आप लोग को कल के क्लास में बताए थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक एमपी और बीपी। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिसको गलनांक कहा जाता है या द्रवणांक कहा जाता है, और बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब होता है क्वथनांक कहा जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, परंतु अधातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे निम्न होता है। इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो डायमंड है आपका, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, ये बात याद रखोगे। और साथ ही साथ दूसरा एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। ये दोनों बात आप नोट में याद रखोगे। जनरली लिखोगे कि अधातु के मेल्टिंग पॉइंट द्रवणांक, गलनांक या इसी को क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक दूसरा हो गया, द्रवणांक को गलनांक कहा जाता है, ठीक। ये होते हैं अधातु के निम्न होते हैं। लेकिन नोट में लिखोगे कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और द्रवणांक, गलनांक द्रवणांक तथा क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग डिस्कस कर लोगे। नेक्स्ट आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोग को। थर्मल कंडक्टिविटी को हिंदी में उष्मीय चालकता कहा जाता है। अगर ये कोई मेटल का रॉड है, इसमें इधर गर्म करते हैं हम लोग, रेड वाले पोर्शन को यदि हम गर्म करें तो हम लोग देखते हैं कि इधर भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा था मैंने बताया था, फिगर बना के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दिखा करके। बट ऐसा चीज जो होता है अधातु में नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला कि धातु में जितना कुछ होगा उसके अपोजिट होगा किस में?
अधातु में। तो यहाँ पे जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी नहीं पाया जाता है। इसमें हम लोग क्या देखिए कि थर्मल कंडक्टिविटी नहीं पाया जाता है, मतलब अधातु उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। और विद्युत वाला भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मैंने कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब विद्युत चालकता और उसमें चालकता दोनों ही गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। बट एक चीज है यहाँ पे, ग्रेफाइट का पेंसिल होता है ना, पेंसिल आप लोग देखें ना, पेंसिल जिसका यूज हम लोग पेपर पे करते हैं। तो पेंसिल जो होता है, अगर पेंसिल के दोनों नोक को छील दिया जाए और इधर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कराया जाता है, देखते हैं हम इधर आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये बात आप नोट में लिख दोगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोनोरस। सोनोरस मतलब ध्वनिकता बताए थे। ध्वनिकता मतलब धातु को पीटने पर टन टन की आवाज आती है, पढ़े थे ना कल के क्लास में। बट अधातु में ऐसा चीज नहीं पाया जाता है, मतलब अधातु में ध्वनिकता सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पाए जाएंगे। हम लोग वहां पे पढ़े थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और धन आयन के कंपन के द्वारा धातु में सोनोरस का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है घनत्व, धातुओं का घनत्व उच्च होता था क्योंकि ये कठोर होते थे। इनका घनत्व जो होगा कम होगा, क्योंकि इनका घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके ये कठोर भी होते हैं और यहाँ पे कुछ मुलायम भी होते हैं। हम लोग देख लिए कि अधातु जो होते हैं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु एक हाइड्रोजन की बात अगर किया जाए, हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है ना जो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करेगा। तो यहाँ पे आप नोट में लिखोगे इस पॉइंट में कि हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का संचालन करता है, मतलब विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है। अच्छा, मैंने बताया कोमल कौन सा होता है, सल्फर होता है, बताए थे ना, मुलायम सल्फर होता है। लेकिन हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटे थे। तो 3 धातु का मैंने नाम बताया था, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। बट अगर पूछा जाए कि बताइए कौन से ऐसे अधातु हैं जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो जो मुलायम होगा उसी को काटोगे। तो सल्फर को चाकू से इजीली कट बाय नाइफ, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये पॉइंट्स भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। बोर्ड में तो अभी तक नहीं पूछे, बट कंपटीशन में पूछ सकता है। तो आप इस बात को भी याद रखोगे। या किसी से पूछना हो तो आप ये नहीं पूछोगे कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, आप पूछोगे कौन से अधातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और वहां पे इसका जवाब क्या होगा, सल्फर हो जाएगा। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। हम लोग अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से डील कर लिया। आप लोग नोटबुक में कैसे उतारोगे, पहले अधातु का डिफिनेशन लिख दोगे, एग्जांपल लिख दोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिखोगे कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे नोट लिखोगे। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे चमकदार पे ना एक चीज और लिखना है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसे अधातु हैं जिसमें चमकदार पाया जाता है, मतलब जो चमकदार होते हैं, धातु की तरह चमकते हैं। तो यहाँ पे चमकदार वाला पॉइंट लिख दोगे कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। और नीचे एरो मार्क देके लिखोगे ग्रेफाइट तथा आयोडीन दो ऐसे अधातु हैं जो धातु की तरह चमकदार होते हैं, अर्थात इनमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि अधातु कठोर तथा मुलायम होते हैं। कठोर में लिख दोगे कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद लिखोगे कि क्रोमियम दुनिया का सबसे कठोर तत्व या धातु होता है। उसके बाद लिखोगे कि सल्फर मुलायम होता है, जिसकी वजह से सल्फर को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यहीं पे ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठोस और गैस, यहाँ पे लिखोगे कि अधातु का फिजिकल स्टेट ठोस तथा गैस रूप में पाया जाता है। ठोस रूप में मैंने बताया था, ठोस रूप में क्या बताया था, ठोस रूप में 10 एलिमेंट पाए जाते हैं। 22 में 10 किस में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। उसके बाद बताया था कि लिक्विड स्टेट में एगो पाया जाता है जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। और एक बताया था आपको गैसियस स्टेट में जिसमें 11 पाए जाते हैं। तो 11 और 10 21 और 1 22। नीचे नोट लिखोगे कि ब्रोमीन मात्र एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन मात्र एक ऐसा अधातु है जो एनटीपी पे सामान्य तापदाब पे कमरे के तापमान पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये चीज लिख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अधातु भंगुर होते हैं, अर्थात अधातुओं में आघातवर्धकता तथा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। भंगुरता का मतलब क्या हुआ, नीचे लिख सकते हो कि जब अधातु को पीटा जाता है तो वो चूर चूर हो जाते हैं। अधातुओं के टूटने की यही प्रक्रिया भंगुरता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट मतलब द्रवणांक, इसी को गलनांक कहा जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, इसका मतलब होता है क्या, क्वथनांक। तो लिखोगे आप कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब अधातुओं का द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। डाउन एरो लिखा है ना मैंने, निम्न होता है। नोट में लिखोगे कि हीरे का लिखवाए थे ना यहाँ पे, हीरे का द्रवणांक तथा क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, और ग्रेफाइट का द्रवणांक जिसको गलनांक कहा जाता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी उष्मीय चालकता, अधातुओं में उष्मीय चालकता नहीं पाई जाती है। यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे एक एग्जांपल ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट में उष्मीय चालकता पाया जाता है, ये भी बताए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युतीय चालकता। विद्युतीय चालकता अधातुओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सोनोरस। अधातुओं में सोनोरस का गुण, ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी इनका कम होता है, क्योंकि ये कठोर तथा मुलायम होते हैं। तो इतना पॉइंट्स कर लोगे। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप के बारे में। ठीक, कार्बन के दो महत्वपूर्ण अपरूप हैं, कौन कौन, ग्रेफाइट और हीरा। बहुत सारी चीजों हम लोग पढ़ लिए, बट इसको हम लोग एक जगह डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक दो पॉइंट्स आपको नया बताऊंगा। लिखेंगे यहाँ पे एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। लिखेंगे यहाँ पे कार्बन के अपरूप। कार्बन की प्रकृति में जनरल नेचर में जो होते हैं दो अपरूप पाए जाते हैं। पहला अपरूप जो होता है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, हिंदी में भी इसको ग्रेफाइट ऐसे ही लिखा जाता है। और दूसरा जो होता है डायमंड होता है, डायमंड जिसको हीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि ग्रेफाइट जो होते हैं उष्मा तथा विद्युत, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब कंडक्टर होते हैं। और पढ़े थे कि ग्रेफाइट जो होता है चमकदार होता है, चमकदार मुलायम होता है। ठीक, चमकदार तथा मुलायम होता है। और ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ये पॉइंट सब कहां से आ गए, काला शीशा के नाम से जाना जाता है। काला शीशा कहने का मतलब, जब ग्रेफाइट को किसी सफेद पेज पे ऐसे चलाया जाता है तो वह जो होता है काला निशान को बनाता है, इसी वजह से इसको काला शीशा के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से तो पेंसिल में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है लिखने के लिए। ठीक, तो आप लोग ग्रेफाइट से ये 3 पॉइंट्स याद रखोगे। अब आते हैं हम डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में क्या है, डायमंड के बारे में पहला पॉइंट है कि ये सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ। और यह जो होते हैं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें नहीं पाया जाता है, कुचालक होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं करेगा। एक चीज फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो आप लोग को वहां पे बताऊंगा, बट यहाँ पे आप याद कर लीजिए। व्यक्ति में बहुत बार पूछा जाता है, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है 2.41। ये बात आप लोग 44 या 41 भी होता है तो 2.44 या 2.41 दोनों आप याद रखोगे। तो हीरे का अपवर्तनांक इतना होता है। हीरा पर अम्ल तथा क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अगर हीरे पे आप अम्ल या क्षार डालेंगे तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है शुद्ध हीरा रंगहीन तथा पारदर्शी होता है। शुद्ध हीरा क्या होता है, रंगीन तथा पारदर्शी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा और इसका कोई कलर नहीं होगा। तो हीरा और ग्रेफाइट के बारे में इतना पॉइंट्स याद रखोगे। ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, अपवर्तनांक वाला ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, इधर का पॉइंट आ गए तो ये पूछा है, ये पूछा है, काला शीशा वाला पूछा है। तो इससे भी अगर देखा जाए ना, तो अगर पूछे तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन हीरा और ग्रेफाइट से भी पूछ सकता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जिसको कहा जाता है क्या, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक,
रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। और किसकी सक्रियता श्रेणी? धातुओं की सक्रियता श्रेणी को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक। ये पॉइंट्स अब देखो इसमें क्या है। इसमें कुछ ऐसे धातु आते हैं जिनकी सक्रियता को अवरोही क्रम में सजाया जाता है। मतलब जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगा वो सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे कम क्रियाशील धातु होगा वो सबसे नीचे। उस सीरीज को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन को क्या कहा जाता है? Fe, फिर लेड को क्या कहते हैं? Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम। अब ये सोचोगे कि सर आप इतना बड़ा सीरीज याद कैसे? तो इसका एक ट्रिक मैंने बताया था एसिड बेस और साल्ट में। इसको मैंने बताया था, क्या बोले थे इसको? कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो कार का नाम है ना, जेन भी कार का नाम है और फेरारी भी कार का नाम है। फिर भी, ये वर्ड है, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर, ऑडी कार का नाम है, ऑडी पुरानी। ठीक, इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से इस सीरीज को याद कर सकते हो। अब के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम। मैं लिखता नहीं हूं, बता देता हूं। के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन जिसको लोहा कहा जाता है, Pb मतलब लेड जिसको शीशा कहा जाता है, H मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब यहाँ पे मरकरी होता है, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड और Pt मतलब प्लेटिनम। अब इसको याद करने का तरीका है कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर, ऑडी पुरानी। इस ट्रिक को याद रखोगे। कैटरीना का मतलब सोडियम, ने का मतलब कैटरीना का मतलब पोटेशियम, ने का मतलब सोडियम, कार का मतलब कैल्शियम, मांगी का मतलब मैग्नीशियम, अल्टो का मतलब एल्यूमिनियम, जेन का मतलब जिंक, फरारी का मतलब आयरन, फिर भी का मतलब लेड, है का मतलब हाइड्रोजन, क्यों का मतलब कॉपर, Hg को कहते हैं पारा या इसी को मरकरी कहते हैं। तो मरकरी, म से मरकरी और म से मिली समझ लोगे। फिर सिल्वर को तो सिल्वर ही कहेंगे, ऑडी को कहेंगे गोल्ड और पुरानी को कहेंगे प्लेटिनम। इस सीरीज को आप याद रखोगे। अब यहाँ पे एक चीज उठता होगा इसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, कि सब्जी हाइड्रोजन तो अधातु होता है, बट इसको यहाँ पे क्यों रखा गया है? तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे, यदि ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव मतलब अगर कहा जाए कि कैल्शियम और जिंक में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो जितना ही छोटे ऊपर जाओगे, हाइड्रोजन से जितना ऊपर जाते हैं तत्वों की, धातुओं की क्रियाशीलता उतना ही बढ़ती है। तो यहाँ पे जिंक जो होगा कम क्रियाशील होगा, कैल्शियम जो होगा जिंक की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होगा। तो ये बात याद रखोगे। और ये जो पॉइंट है ना, इस सबको आप यहाँ पे ला के रखोगे, बिकॉज नीचे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिखा। और ये भी क्या होता है? ऐसे होता है। और यहाँ पे देखिए, हमेशा इसको कहा जाता है कि लिस्ट रिएक्टिव होता है, बट अगर प्लेटिनम भी देना तो प्लेटिनम को भी टिक कर दोगे आप। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होता है? सोना होता है। अब एक और पॉइंट है कि अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कम क्रियाशील धातु जो होते हैं वो फ्री अवस्था में, मुक्त स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग अगर सोना की बात करें तो सोना का गहना हम लोग पहनते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे फ्री हवा में रखते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। लेकिन अगर सोडियम को रखा जाए फ्री हवा में, तो मैंने बताया था, आप लोगों को कल का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु
धातु संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। बट कम क्रियाशील धातु मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे यहां पे रिएक्शन, ये जो होते हैं ना, रिएक्शन विथ H2O, और यहां पे लिखोगे फास्ट। मतलब ये तीन धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह अभिक्रिया को काफी जल्दी कराएंगे, मतलब तीव्र गति से कराएंगे। बट यहाँ पे ये चार धातु जब रिएक्शन करेंगे, ये चारों किससे? रिएक्शन विथ H2O अगर करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो काफी स्लो मोशन में करेंगे, मतलब तीव्र गति से ना करके धीमे गति से करेंगे। ये जो होते हैं ये तीन धातु रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ भी रिएक्शन को ये फास्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन विथ एसिड फास्ट करते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फास्ट करेंगे। और ये चार धातु भी रिएक्शन विथ एसिड और काफी स्लो करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखोगे कि सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम, पोटेशियम ऊपर हो गया, पोटेशियम, सोडियम तथा कैल्शियम तीन ऐसे धातु हैं जो जल के साथ और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया को तीव्र गति से करते हैं। परंतु मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये चार ऐसे धातु हैं, पांच हो गए ना, ये पांच ऐसे धातु हैं जो रिएक्शन विथ H2O मतलब जल के साथ तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया को धीमी गति से कराते हैं। अब आ जाए हम हाइड्रोजन के नीचे। तो हाइड्रोजन के नीचे ये जो चारों पांचों तत्व है ना, ये जो होते हैं डोंट रिएक्शन विथ एसिड, इनकी क्रियाशीलता इतना कम होता है ना कि अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इसमें लिखोगे कि ऑडी मतलब गोल्ड जो होता है सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन वाला प्रॉब्लम। हाइड्रोजन वाला क्या है? हाइड्रोजन को इस धातु को श्रेणी में क्यों रखा गया इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और धातु जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की क्षमता अधिक पाई जाती है। ये बात तो पहले आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसकी क्रियाशीलता उतना ही अधिक होती है। और यहाँ पे जो होगा ये बात नोट में लिख लोगे कि धातु की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉन के त्याग पर निर्भर करता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी धातु हैं सब धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने पॉजिटिव आयन का निर्माण कर रहे हैं। और इसी प्रकार हाइड्रोजन भी अधातु होते हुए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव आयन बनाता है। इस वजह से हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में आता है। ये पॉइंट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों से पूछेंगे, जानकारी नहीं होती है, ये याद रखोगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कैसे लिखोगे? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर सक्रियता से ही धातुओं का एक सक्रियता समूह है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाया गया है। ये पॉइंट से लिख लोगे। उसके नीचे ये सब लिख दोगे, मतलब इन तत्वों का नाम लिख दोगे, इनका ट्रिक लिख दोगे। फिर लिखोगे नोट में ऐसे ही रिएक्शन विथ H2O फास्ट, इसको नोट में या एरो मार्क देकर भी लिख सकते हो या शॉर्ट पॉइंट में भी कर लोगे तो सही है। बट लिखना सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम तीन ऐसे धातु हैं जो अम्ल तथा जल दोनों के साथ अभिक्रिया को काफी तेजी से कराते हैं। बट मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड ये चार पांच ऐसे धातु हैं जो अम्ल तथा जल के साथ अभिक्रिया को काफी स्लो मोशन में काफी कम गति में कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कॉपर, मरकरी, एजी मतलब सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये पांच ऐसे धातु हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कभी करते ही नहीं है। और यहाँ पे लिखोगे अधिक क्रियाशील धातु संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कम क्रियाशील धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है? सोडियम होता है, ये भी पॉइंट्स में लिखोगे। सबसे कम क्रियाशील धातु गोल्ड होता है, गोल्ड वाला तो एग्जाम में पूछा है, बट अगर प्लेटिनम गोल्ड ऑप्शन दे, प्लेटिनम दे तो प्लेटिनम को भी आप टिक कर लोगे। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे जो तत्व, जो धातु या तत्व, जो धातु हाइड्रोजन से जितना ही ऊपर होता है, हाइड्रोजन से जितना ही ऊपर होता है उसकी क्रियाशीलता उतना ही अधिक होती है, और जो धातु हाइड्रोजन से जितना ही नीचे होता है उसकी क्रियाशीलता उतना ही कम होती है। अगर यहाँ पे पूछा जाए दो क्वेश्चन आपको कि बताइए कैल्शियम और आयरन ये दो तत्व हैं, दो धातु हैं, दोनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखिए कैल्शियम यहाँ है, आयरन यहाँ है, दोनों में नीचे कौन है? आयरन। तो आयरन की क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी।
और यहाँ पे कैल्शियम की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को आप याद कर लोगे, कॉपी में अच्छे से नोट कर लोगे। आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन हम लोग कल तो मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, तो वेडनेसडे से हम लोग फिर मैथ को करेंगे। मैथ में पोलिनोमियल्स को स्टार्ट किया गया था, एक क्लास हुआ था, फिर आज मैथ का क्लास हम लोग कल के क्लास में करेंगे। इसका वीडियो, केमिस्ट्री का वीडियो हो सकता है मैं किसी दिन बीच में दोपहर में डाल दूं और आपको अपडेट कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट कर दूंगा या टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से भी कर लोगे। तो इसका जो टॉपिक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय।